हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 72 से। क्योंकि हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी कर चुके हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और 2 पार्ट में चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको स्टडी करते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो हम आ चुके हैं चाइनीज इन्वेजन, पेज नंबर 72। जो चाइना ने हमारे देश के ऊपर इन्वेजन किया, इससे पहले हमने स्टडी किया था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल हमारे जो थे, उन्होंने कहा था कि जो चाइना है वो फ्यूचर में हमें एग्रेशन दिखा सकता है। लेकिन नेहरू जी को ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा ये है कि लेकिन ऐसा इवेंचुअली ऐसा हो गया, क्योंकि चाइनीज की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग जो हैं काफी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है वो उसको अपनाते हैं। यानी कि अपने देश को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर ले, पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले, वो ऐसा सोचते हैं। तभी वो आजकल यूएस को धमकी देने लगे हैं, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ कोरिया। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब चाइनीज इन्वेजन हुआ भारत का 1962 में। चाइना अनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव द हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो पहले तो भारत ने इस चीज पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब 1950s में जो चाइना है उसने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया और एक बफर स्टेट, यानी कि उनके और हमारे बीच में एक बफर था जिसको तिब्बत नाम है जिसका, उसको जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने तिब्बतन कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की ना, उसके बाद भारत को जो है काफी सरकार जो है वो काफी गुस्सा हो गई। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो थे दलाई लामा, वो भारत में आ गए। उसके बाद जो है चाइना एंटी चाइनीज एक्टिविटी, उन्होंने कहा चाइना ने कि भारत को कि आप एंटी चाइनीज एक्टिविटी अपने देश में चला रहे हो, उनको बंद कर दो। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते थे। इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वाज द मैटर ऑफ सेटल इन कॉलोनियल टाइम। इंडिया को ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू हो चुका था, यानी कि उनके झगड़ा शुरू हो चुका था भारत का और चाइना का, कि हम जो है कॉलोनियल टाइम वाली बाउंड्री को मान लेते हैं। भारत ने ऐसा कहा, लेकिन जो चाइना है वो नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं मानेंगे। और स्पेशली ईस्टर्न और वेस्टर्न जो जगह है वहां पे ऐसा ज्यादा हुआ। जैसे अक्साई चीन है हमारा वेस्ट में, और ईस्ट में है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, उसमें वो लोग कब्जा करने की कोशिश में हैं, अभी भी हैं। और अभी तक हमारी लड़ाई उनके साथ चल ही रही है। अब चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन इन द लद्दाख रीजन and the Jammu and Ladakh region of Jammu Kashmir and the much of the state in Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency, यानी कि जिसको अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उस वाले एरिया के काफी ज्यादा एरिया को और जम्मू कश्मीर के जो रीजन है हमारा लद्दाख, उसके अक्साई चीन एरिया को वो लोग अपना मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरीके से अब जो है उसके बाद ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक रोड है वो बना दिया चाइना ने 1957 और 59 तक। 57 और 59 में चाइनाज ऑक्यूपाइड अक्साई चीन एरिया, उन्होंने इसी टाइम पे अक्साई चीन एरिया को भी अपने अंडर ले लिया। अब आपको याद रखना है कि चाइनीज इन्वेजन में क्या क्या हुआ, ठीक है। पहले उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले एरिया में अक्साई चीन को हथियाया, फिर उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो अब इतना सारा कुछ होने के बाद थोड़ी ना भारत चुप बैठेगा। तो फिर क्या हुआ कि चाइना लॉन्च द स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962। अक्टूबर 1962 में चाइना ने फुल फ्लेज अटैक जो है वो भारत पे लॉन्च कर दिया ऑन डिस्प्यूटेड रीजन, जहां जहां पे उनको डिस्प्यूट लगता था। कहां कहां पे लगता था, अब देखो उन्होंने क्या क्या कैप्चर कर लिया। फर्स्ट 1 वीक लास्टेड फॉर 1 वीक, पहला अटैक जो है वो 1 वीक तक चला। फिर इसके बाद हुआ चाइनीज फोर्सेस थी, उन्होंने कुछ अरुणाचल के एरियाज पे कब्जा कर लिया। फिर दूसरी वेव आई अटैक की, जो पूरे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ही शुरू हो गई, अक्टूबर के नेक्स्ट महीने ही शुरू हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने क्या, फाइनली चाइना ने क्या किया कि फिर उन्होंने असम प्लेन्स तक आने का रास्ता खोलने के बाद, एंट्री पॉइंट था उनका वो, वहां तक आने के बाद चाइना ने सीज फायर कर दिया। और क्या किया कि जहां पे वो लोग पहले थे, इन्वेजन से पहले थे, जो उन्होंने अंदर घुसना शुरू किया उससे पहले थे, वहीं पर वो वापस चले गए। सिंपली चाइना अपनी ताकत दिखा रहा था उस टाइम पे कि हम जो है तुम्हें किसी भी टाइम पे इस तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं जब मर्जी।
तो उन्होंने इस तरीके से अपनी दिखाई शक्ति दिखाई। फिर द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। तो इस तरीके से चाइना ने जो है, इस अटैक ने चाइना के भारत के जो है इमेज को काफी ज्यादा खराब कर दिया। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। भारत को जो है अंग्रेजों के पास जाना पड़ा, यूएस के पास जाना पड़ा, ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ा कि हमारी मिलिट्री में हेल्प करें। सोवियत यूनियन इस टाइम पे न्यूट्रल रहा, सोवियत यूनियन ने कोई हेल्प नहीं की। इट इंड्यूस्ड द सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड द एट ऑफ द सेम टाइम स्ट्रेंथन स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। इसी टाइम पे जो है इसी वजह से हम जो है नेशनल ह्यूमिलिएशन की वजह से और जो है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को हमने जो है आगे बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स वर ईदर रिजाइंड और वर रिटायर्ड। तो जो हमारे बड़े बड़े जो मिलिट्री में कमांडर्स थे वो या तो रिजाइन कर चुके थे या रिटायर हो चुके थे इस टाइम तक। नेहरू के जो क्लोज एसोसिएट्स थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लिव हिज कैबिनेट, लिव द कैबिनेट। उन्होंने भी कैबिनेट को छोड़ दिया। नेहरूज ओन स्टैचर suffered as he was severely criticized for his naive assessment of Chinese intention। वो जो है हमारे नेहरू जी जिन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि वो लोग हमारे देश के अंदर अग्रेसिव नहीं होंगे, कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया। तो इसी वजह से उनकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा सफर हुई इसी वजह से। और हमारी जो लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि हम जो है मिलिटरी तैयार नहीं थे उस चीज के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ चलाया गया। और जो है कांग्रेस के जो की वजह से उसी वजह से कांग्रेस ने काफी सारे इलेक्शंस जो है वो हार गई कांग्रेस। और इसी वजह से जो है लोकसभा में बहुत सारे इलेक्शन हारी। पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैज बिगन टू चेंज, कि पॉलिटिकली जो मूड है भारत का, कंट्री का पूरे का, वो चेंज हो चुका था। फिर सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल, कि जो चाइना की और भारत की प्रॉब्लम्स थी, इंडो चाइना प्रॉब्लम्स थी, वो जो है उसकी वजह से भारत में ओपोजिशन की जो पार्टीज थी, ओपोजिशन पार्टीज थी, उन पे भी काफी इसका असर पड़ा। चाइना और सोवियत यूनियन, दिस एंड ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन। तो चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में जो ये रिफ्ट बनी, ग्रोइंग रिफ्ट, यानी कि वो लोग दूर दूर होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही, क्योंकि जो प्रो यूएसएसआर फैक्शंस था ना, वो सीपीआई के अंदर था, विद इन द सीपीआई, एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद कांग्रेस, जिसकी वजह से वो जो है जो यूएसएसआर के साथ थे वो अलग हो गए उनसे, मतलब अलग तो नहीं हुए लेकिन वो कांग्रेस है उसके साथ हो गए थोड़ा सा। वो लोग प्रोफेशनली अलग नहीं हुए लेकिन आइडियोलॉजिकली वो लोग अलग हो चुके थे। The other faction was for some time closer to China and was against any ties with the Congress। तो वो जो है लेकिन दूसरा फैक्शन कांग्रेस से अलग था, क्योंकि वो लोग जो है क्योंकि भारत ने यूएस से मदद मांगी थी, तो जो प्रो यूएसएसआर थे वो जो है कांग्रेस से अलग होने लगे थे इस तरीके से। और जो पार्टी जो है वो फिर सीपीआई जो है वो टूट चुकी थी, वो फिर दो हिस्सों में हो गई, एक तो सीपीआई और एक सीपीआई एम, यानी कि मार्क्सिस्ट वाली हो गई, फिर कम्युनिस्ट हो गई वो कंप्लीटली। इन द वेक ऑफ द चाइना वॉर मैनी लीडर्स ऑफ व्हाट बिकेम सीपीआईएम वर अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना। और उन लोगों को प्रो चाइना के खिलाफ भी, मतलब जो प्रो चाइना है उसके साथ होने की वजह से भी उनको अरेस्ट किया गया। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, दिस रीजन ऑल्सो है प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि चाइना के साथ लड़ाई हुई तो उन एरियाज में हुई जहां पे भारत की जो वो एरियाज हैं वो पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं थे, क्योंकि वहां पे चल रही थी प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से जिसका फायदा चाइना ने उठाया। जैसे नागालैंड है, उसके बाद उसको जो है इस लड़ाई के बाद नागालैंड जो है उसको स्टेटहुड दे दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को यूटी थ्रो यूटी, यानी कि उनको यूटी घोषित कर दिया गया, उनको राइट दे दिए गए अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से फिर वहां पे भी ध्यान दिया गया। अगर सोचो अगर वो वॉर वगैरह नहीं होते तो क्या होता कि वो एरिया जो है आज भी काफी कुछ एरियाज तो काफी अंडर डेवलप ही हैं अभी भी। तो अब अगर ये वॉर नहीं होता, उन पर ध्यान ही नहीं जाता, तो क्या होता, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती, तो इसका ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। अब जैसे ही चाइना ने हमें आंखें दिखाई, उनको लगा कि भारत कमजोर है,
पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और हम पे जो है बहुत आसानी से कब्जा किया जा सकता है। तो अब पाकिस्तान के भी आंखें हो गई, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ गया था भारत में। ये तो पहले ही हो चुका था स्टार्ट, चाइना से पहले ही हमारे पास वो आ चुके थे पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने 1947 में ही हम पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन ये जो है बड़ा युद्ध नहीं हुआ 1947 में, सिर्फ कुछ अग्रेशन हुआ था, क्योंकि जो उनको लगता था कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो पाकिस्तानियों का साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो इसमें जो है ये पूरा का पूरा इश्यू प्रॉब्लम जो है यूएन को रेफर कर दिया गया, फिर यूएन ने इसके अंदर आकर अपना जो है प्रॉब्लम सोल्व करवाई दोनों के बीच में। अब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कॉर्पोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर में प्रॉब्लम रही हमारी, लेकिन फिर भी जो है दोनों सरकारें एक दूसरे के कॉर्पोरेशन में कमी नहीं आने दी उन्होंने। जैसे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट थे हमारे रिवर्स के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि इसको हमने मेंटेन रखा है आज तक, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाया था। फिर इसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड जनरल आयूब खान इन 1960s। इसके बाद है ए मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज बिगिन इन 1965। 65 में फिर से हमारा लड़ाई हो गई। 65 वाली लड़ाई कब हुई, जब हम चाइना से हार चुके थे। एक तरीके से चाइना ने हमारी इमेज को खराब कर दिया था, तो फिर पाकिस्तानियों को लगा कि वो हमें हरा सकते हैं, इसलिए वो लोग भी आ गए। फिर इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म अटैक इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in अगस्त सितंबर में वो लोग जो है जम्मू कश्मीर पे जो है कब्जा करने की तरफ चल पड़े। लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर, बट इट डिड नॉट हैपन। जैसे पहले हुआ था दोबारा से फिर से वही हुआ कि जो लोकल जनता है उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं की। भले ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है कि वहाँ की सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस टाइम पे। और फिर जो है दोबारा से ऐसा ही हो गया उनके साथ, जनता ने धोखा दे दिया भाई उनको, क्योंकि जहां पे आप कब्जा करने जा रहे हैं अगर वहीं की जनता आपका साथ नहीं देगी तो आप वहां पे काम नहीं कर सकते। अब उस समय पे हमारे जो है शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या किया कि हमें जो है क्या करना चाहिए, उन्होंने ऑर्डर दिया भारतीय जो ट्रूप्स हैं उनको, लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव इन द पंजाब बॉर्डर एंड इन द फियर्स बैटल इन इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो भारत में आने लगे, हमने क्या किया कि पंजाब की साइड से वहां पे घुसना शुरू कर दिया उन्होंने और फिर वो कहाँ तक पहुंच गए, वो लाहौर तक पहुंच गए हमारी सेना, हमारी जो आर्मी है। अब जो हॉस्टैलिटीज केम टू एन एंड विद एन यूएन इंटरवेंशन, तो यूएन को बीच में आना पड़ा, जिसकी वजह से फिर ये दोनों चीजें रुक गई। उनका भारत में आना और हमारा पाकिस्तान में जाना, दोनों चीजें रुक चुकी थी। सोचो अगर यूएन वाले नहीं आते तो क्या होता, आज लाहौर हमारा होता। तो ये वाली प्रॉब्लम्स चली हैं उसके साथ। अब जनरल आयूब खान साइन द ताशकेंट अग्रीमेंट विद लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री के साथ और जनरल आयूब खान ने क्या किया, अपना जो है वो एग्रीमेंट बना दिया, ताशकेंट अग्रीमेंट की। अब हम चलो बंद कर देते हैं सारी लड़ाई, सब कुछ जोक सपाट खत्म कर देते हैं, चलो अभी बैठ जाते हैं उधर जाके। सोवियत यूनियन ने इसको ब्रोकर किया था कि सोवियत यूनियन बीच में आया था इन दोनों के कि चलो मैं तुम्हारा विटनेस हूं और तुम दोनों की लड़ाई अब फिनिश, तुम्हारे बीच में मैंने राजीनामा करवा दिया है, ठीक है। तो ऐसा रहा। फिर इसके बाद बांग्लादेश का वॉर भी हुआ। अब बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम्स थी कि बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ कि जो इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। तो इसके बीच में क्या हुआ कि 1970 में पाकिस्तान में एक बड़ा ही इंटरनल क्राइसिस आ गया। तो जो उनके जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस स्प्लिट वर्डिक्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो's पार्टी emerged as a winner in the वेस्ट पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आ गई जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी। उसके बाद जो अवामी लीग है वो थे वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, वहां पे दूसरी पार्टी थी और उन्होंने कहा कि ये लोग जो है हमें एज अ थर्ड सिटीजन, यानी कि बिल्कुल ही सेकंड क्लास जो सिटीजन होते हैं, यानी कि हमें जो है इंसान भी नहीं समझते, इस तरीके से हमें जो है रूल करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि काम तो वहीं से चल रहा था उनका भी। पाकिस्तान रूलर वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। और जो वहां पे इनकी वो आई थी ना, अवामी लीग की जो सरकार आई थी, शेख मुजीब उर रहमान की आई थी,
उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सरकार है, वहाँ की सरकार थी ना, मेन पाकिस्तान जो अब है, मेनलैंड पाकिस्तान बोलेंगे उसको एक तरीके से, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूप से आए हैं ये, क्योंकि वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो वो लोग क्यों क्यों समझेंगे उसको कुछ। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो उनका लीडर था, ये जो शेख थे, उनको पकड़ लिया गया। और फिर उन्होंने जो है क्या किया कि टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। फिर उसको बांग्लादेश बन गया इस तरीके से। इंस्टेड इन अर्ली 1972 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख एंड अनलिश द रीजन ऑफ ए टेरर इन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान एक्यूज्ड ऑफ इंडिया ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। तो पाकिस्तान ने भारत को एक्यूज किया कि इन्होंने हमें अलग करवाया है, दोनों भाइयों को अलग अलग करवा दिया इन्होंने। और फिर क्या हुआ कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भारत में बहुत सारे रिफ्यूजीज आने लगे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। इन ऑर्डर टू काउंटर यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस, इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। तो अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि चाइना, यूएस और पाकिस्तान, इन तीनों की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे 1971 में। ये तीनों थे, जैसे चाइना, पाकिस्तान और यूएस, तीनों मिल चुके थे। अब हमारे दोनों तरफ के देश, अगर हमें, हमारे नेबर में ऐसे लोग रहते हैं, काफी हॉस्टाइल नेबर है हमारा, हॉस्टाइल है, यानी कि वो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। इस केस में भारत को काफी बेचारा महसूस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली हमने कि अगर ये तीनों में से कोई भी हम पे हमला करता है तो यू वुड हेल्प मी, यानी कि आप लोग जो है वो हमारी हेल्प करें। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। इसी वजह से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो गया। ये था बांग्लादेश की वजह से। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अटैक किया पंजाब और राजस्थान में, और जो आर्मी है वो घुस गई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। दोनों तरफ उन्होंने भारत की जो तीनों चीजें हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने दोनों जगह पर जो है लड़ाइयां शुरू कर दी। वेलकम एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन। अब देखो क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तानी भारत में जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां की जनता उनका साथ नहीं देती है। ठीक है, इसी वजह से वो कामयाब नहीं होते। लेकिन जैसे ही हमारे देश के लोग बांग्लादेश में घुसे, मतलब हमारे देश की जो सेना है उन्होंने वहां पे जो है आके इंटरवेंशन शुरू किया जैसे, तो वहां की जनता ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम जो है उनके देश को लिबरेट करवा पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अच्छाई और बुरी चीज के अंदर। द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है आगे बढ़ गए थे वो, और पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 90,000 सैनिकों ने जो है सरेंडर कर दिया वहां पे कि अब हम नहीं लड़ेंगे। इसके बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद फ्री कंट्री हो चुका था इसके बाद, क्योंकि अब जो है जितने भी सैनिक थे वहां पे उन्होंने तो सरेंडर कर दिया कि हम नहीं लड़ रहे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने कि अब हमें नहीं लड़ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि शिमला एग्रीमेंट हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, जो हुआ था 3 जुलाई 1972 में, जिसके बाद दोनों तरफ पीस हो गया, यानी कि शांति फैल गई दोनों तरफ। अब जो है ये एक विक्ट्री थी भारत की, एक तरीके से बोल सकते हैं कि भारत इसमें जीत गया था। अब इस लड़ाई के बाद असेंबली इलेक्शन हुए बहुत सारे स्टेट्स में, ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन मैनी स्टेट। फिर से जो है इस टाइम तक कांग्रेस का जो है काफी चेंज हो गया था मूड पूरे देश का, वो जो है कांग्रेस को नहीं लाना चाहते थे चाइना वॉर के बाद। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, एक पॉपुलर एजिटेशन हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर इसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उन्होंने फिर से कांग्रेस को जो है अपने इधर लाके बिठा दिया। अब आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स डिरेल्ड द 5-year प्लान। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे नेबर के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ, हमारे हथियार बहुत इस्तेमाल हुए। हथियार इस्तेमाल होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो पैसा है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में जो है पैसा बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हमें जो अपने 5-year प्लान्स को जो है बंद करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए।
स्कैर रिसोर्स थे जो हमारे डाइवर्टेड टू द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली हमारे जो बहुत ही कम रिसोर्सेज हमारे पास पहले ही बहुत कम रिसोर्स थे, उनको जो है हमने मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वॉर की तरफ भेज दिया पैसे को 1962 में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भारत में प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से 66 तक was affected and it was followed by 3 एनुअल प्लान। तो जो 66 के बाद जो हमारा प्लान बना, उसके बाद हमने जो है 3 एनुअल प्लान बनाए, एक साल के लिए 3 प्लान बनाए, यानी कि 1 साल के लिए एक प्लान, फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्लान। इसके बाद फोर्थ प्लान could be initiated only in 1969। India's defense expenditure increased enormously after the wars, क्योंकि भारत का जो मिलिट्री की तरफ खर्चा था वो बहुत बढ़ चुका था लड़ाई के बाद, क्योंकि अगर लड़ाई आगे फ्यूचर में भी हुई तो क्या करेंगे हम, इसी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर आता है हमारा इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। पहले न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया था 1974 में, ठीक है, लेकिन जो नेहरू जी थे वो इसके खिलाफ थे। उनको ऐसा लगता था कि हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहते थे वैसे तो कि उनका काफी विश्वास था साइंस और टेक्नोलॉजी में, रैपिड मॉडर्नाइजेशन के अंदर, लेकिन ये जो है एक डिस्ट्रक्टिव वे है खुद को रिप्रेजेंट करने का कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो लेकिन जब हमने कहा कि न्यूक्लियर पावर जो है वो एक मतलब एक सोशल तरीके से या फिर हमें जो है पीसफुल तरीके से करना है उसको, तो वो एक तरीके से मैनेजेबल लगता है। इसके बाद है न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। तो भारत में जो है पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उसको शुरू किया था हमने होमी जे भाभा की गाइडेंस में। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, कि जो नेहरू जी है वो न्यूक्लियर पावर के नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर के लिए भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है पूरी दुनिया का वो बढ़ रहा था, बजाय कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के। डिसआर्मामेंट भी हो रहा था, लेकिन सिर्फ उनका जो नए बना रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी है, उनका क्या होगा भाई, तो वो लोग जो है उनके खिलाफ हो गए। अब ये चीज भी हम समझेंगे आगे कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थे, कौन कौन से थे, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। उस टाइम पे ताइवान भी जो है वो चाइना को रिप्रेजेंट करता था, रिप्रेजेंटेड चाइना। अब इसके बाद था कि इन लोगों ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एनपीटी को साइन कर लिया, यानी कि जो हमारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन जो भारत है उसने इस चीज को नहीं माना, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होती थी जो नए नए अपने जो लेकर आते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर पावर वगैरह, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है वो उनको कुछ कहता ही नहीं है। इसी वजह से हम जो है इसको नहीं मानते और हम लोगों ने इसको जो है साइन भी नहीं किया आज तक। अब जो है फिर उसके बाद 1973 में जो अरब और जो इजराइल में वॉर हुआ, द एंटायर वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइसेस बाय द अरब नेशंस। तो अरब नेशंस ने क्या किया कि जो ऑयल है उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, यानी कि ऑयल जो है उसको बहुत महंगा कर दिया। और अगर हमारे भारत में तो ऑयल होता ही नहीं है इतना, तो हमारे जो है जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काफी कम है, हमारे कंजम्पशन से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया। और महंगा होने की वजह से क्या हुआ कि भारत में जो है चीजें काफी बिगड़ने लगी, इन्फ्लेशन हो गया बेसिकली। द माइनर डिफरेंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल अफेयर। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस भी थे पॉलिटिकल पार्टीज में कि हम किस तरीके से अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब इन द कोर्स ऑफ द डेकेड ऑफ 1960-71 when India faced 3 war, even later when different parties came into power from time to time, foreign policy has played only a limited role in the party politics। और पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में थोड़े डिफरेंसेस थे, माइनर थे, मेजर नहीं थे, जिसकी वजह से जो बाहर चीजें हो रही हैं वो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, 4th चैप्टर। अब इसके बाद हम जो है 5th चैप्टर करेंगे। इससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।